नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आप घर पर रहकर अपनी तैयारी तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट जो कि पुलिस महानिदेशालय जयपुर ने घोषित कर दी है। और दोस्तों जो पुलिस की जो भर्ती है उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अपना जो चल रहा था, बाबर चल रहा था। बाबर के बारे में मैंने आपको खानवा का युद्ध समाप्त कर दिया। खानवा के युद्ध में जब खानवा का युद्ध समाप्त हो जाता है और खानवा के युद्ध के बाद बाबर का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी बाबर का क्या प्रभाव पड़ता है भारत के ऊपर, तो देखिएगा। और बाबर जीतने के बाद कुछ उपाधियां भी धारण करता है, तो उन उपाधियों का जिक्र करेंगे तथा बाद में अपन जो आगे के शासक आते हैं संघ के बाद में उनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, बाबर होता है बाबर का क्या क्या प्रभाव होता है, यानी मैं प्रभाव बताऊं आपको। प्रभाव खानवा खानवा युद्ध के बाद बाबर का प्रभाव आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। यानी कि जो बाबर खानवा का युद्ध जीत जाता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है भारत के ऊपर, तो देखिएगा। पहला प्रभाव क्या पड़ता है भारत के ऊपर। एक तो जो बाबर होता है, बाबर भारत का स्थायी शासक बन जाता है। बाबर होता है वह भारत का स्थायी शासक बन जाता है, यानी वह जो भी राजपूतों के नेतृत्व में जो संगठन बना था और उसको हराने का वह संगठन टूट जाता है। यानी राजपूतों का संगठन टूट जाता है। तो संगठन था, राजपूतों का जो संगठन था दोस्तों, राजपूतों का संगठन टूट जाता है। यानी जब राजपूतों का जो संगठन होता है, संगठन किनके नेतृत्व में बनता है? संगठन बनता है महाराणा सांगा के नेतृत्व में, और महाराणा सांगा को इसी संगठन का नेतृत्व करता होने के कारण कहा जाता है भारत का हिंदू पंथ, यानी हिंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वह राजपूताने का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने समस्त राजपूत जाति का नेतृत्व किया है, सेनापतित्व किया। आगे देखिएगा। इसके बाद में तीसरा आता है, एक तो भारत का स्थायी शासक कौन बन जाता है? बाबर। राजपूतों का संगठन टूट जाता है, जो बनाया संगठन था राजपूतों का वह टूट जाता है। और तीसरा कारण क्या था? जो सांगा की जो सीमा थी, सांगा की सीमा जो पहले बसवा, यानी जो पहले जो सीमा थी उनकी वह पिपलियाटपुर नदी तक थी, यानी पिपलियाटन तक थी, जो अब बसवा, और बसवा कहां पड़ता है दोस्तों? दौसा में। बसवा दौसा तक सीमित हो जाती है। यानी महाराणा सांगा के हार एक निर्णायक युद्ध था। महाराणा सांगा का जो पराजय होना, यानी खानवा का युद्ध में महाराणा सांगा के पराजय होना एक प्रमुख कारण था और एक निर्णायक घटना थी। और उस निर्णायक घटना के बाद बहुत प्रभाव पड़ा, यानी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे बाबर, उसका भारत में अपना स्थायी निवास हो गया था, क्योंकि वह दूसरे शासकों की तरह भारत से धन लूट कर नहीं जाने वाला था। उसका एक ही मकसद था दोस्तों कि वह भारत में स्थायी बन जाए, स्थायी शासन की स्थापना करना चाहता था, और उसका जो मकसद था वह पूर्ण हुआ। खानवा का युद्ध जीत जाता है और इसके क्या क्या कारण प्रभाव पड़ते हैं? पहला प्रभाव होता है कि वह स्थायी बन जाता है, और उसका जो संगठन था अपना राजपूतों का संगठन टूट जाता है। और जो सांगा की सीमा जो पहले कहां तक थी? पिपलियाट तक, जो अब कहां तक सीमित हो जाती है? बसवा दौसा तक बस सीमित हो जाती है। आगे देखिएगा। खानवा के युद्ध के बारे में जो प्रभाव पड़े थे, बाबर का जो प्रभाव था वह यह प्रभाव रहा। और बाबर ने खुद कहा कि बाबर का कथन
बाबर का कथन, बाबर का कथन क्या था दोस्तों, देखिएगा। बाबर का कथन था कि दिल्ली, मालवा व भारत, दिल्ली मालवा और भारत का, अन्य अन्य कोई भी राज्य ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था जो सांगा का सामना कर सके, सामना कर सके। यानी दोस्तों बाबर खुद कहता है कि दिल्ली, मालवा और भारत का ऐसा कोई भी ऐसा राज्य नहीं था, यानी एक ऐसा कोई भी यानी जो अन्य संगठन था, आक्रमणकारी ऐसे ताकत नहीं थी उनमें कि वह सांगा का मुकाबला कर सके। बाबर ने खुद कहा है क्योंकि वह खानवा के युद्ध में उसकी वीरता से प्रभावित था। आगे देखिएगा कथन क्या था उसका। कथन ने आपने देख लिया कि दिल्ली, मालवा और भारत का ऐसा कोई सा भी राज्य नहीं था जो सांगा का सामना कर सके, ये देख लिया। अब दोस्तों बाबर जब जीत जाता है तो बाबर कौन कौन सी उपाधि धारण करता है, यानी बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की, और गाजी का अर्थ है काफिरों को मारने वाला। काफिर कौन होते हैं? काफिर होते गैर मुसलमान, हिंदू, जो मुसलमान नहीं होते, जो अन्य होते हैं हिंदू, मुस्लिमों छोड़ के हिंदू, सिख, ईसाई होते हैं, वह होते हैं काफिर। और काफिरों को मारने वाला अर्थात गाजी की उपाधि धारण किसने की? तो गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। और किस युद्ध में करता है? किस युद्ध की जीत के बाद करता है? वह करता है खानवा के युद्ध के बाद। आगे देखिए उसकी उपाधि देखिए, अपन उपाधि देखिएगा उसकी। उपाधि क्या कहेंगे दोस्तों? बाबर, बाबर की उपाधियां, बाबर की उपाधियां कौन कौन सी उपाधि थी बाबर की, देखिएगा। और किस किस युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन सी उपाधि धारण की, देखिएगा। पहली उपाधि थी उसकी काबुल। काबुल विजय के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह। बादशाह यानी काबुल जीतने के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। और कौन सा युद्ध जीतने? काबुल का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। दूसरी बात, पानीपत। पानीपत पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, और पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य में होता? पानीपत का युद्ध होता सन 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और एक ऐसा युद्ध, यानी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के दौरान युद्ध में ही मारा गया था, यानी युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र ऐसा शासक था, और यह लोदी वंश का शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। और यह अंतिम शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। यानी पानीपत के युद्ध के बाद उसने धारण की कलंदर। कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? पानीपत युद्ध के बाद उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। तीसरी बात आती है गाजी या भारत। भारत में भी कौन? मेवाड़। तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। और गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला कौन? बाबर। और काफिर कौन होते हैं? गैर मुसलमान। काफिर होते हैं गैर मुसलमान। गाजी की उपाधि धारण किसने की थी? क्वेश्चन पूछा हुआ है, गाजी की उपाधि धारण किसने की थी? बाबर ने की थी। और किस युद्ध के बाद की? तो खानवा के युद्ध के बाद। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। और खानवा के युद्ध के अलावा और कौन कौन से युद्ध में बाबर व महाराणा सांगा का युद्ध हुआ था? तो वह युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। और उस युद्ध में विजय होती है सांगा की, और वह युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध। आगे देखेगा, यह उपाधियां धारण की। अब सन 1529 में 1528 में महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है।
तो महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन बनता है, यानी मेवाड़ का शासक कौन बनता है, उसके बारे में आज बात करेंगे अपन, मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी की। मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? मेवाड़ का जो अगला उत्तराधिकारी आता है वह आता है राणा रतन सिंह। कौन? राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की बात करते हैं अपन, रतन सिंह। और रतन सिंह का शासनकाल क्या आता है? तो शासनकाल मानने हैं तो दोस्तों शासनकाल आता है 1529 से 31। क्या शासनकाल आता है इसका? इसका शासनकाल होता है 1529 से 1531 तक, मात्र 2 वर्ष का शासनकाल होता है। शासनकाल तो सीमित था, लेकिन दोस्तों कैसे मृत्यु होती है और किस प्रकार शासक बनते हैं? दोस्तों जब सांगा की मृत्यु हो जाती है, सांगा की मृत्यु के बाद यानी सांगा का उत्तराधिकारी कौन? सांगा का उत्तराधिकारी कौन था? रतन सिंह था। दोस्तों जब यानी रतन सिंह शासक बन जाता है इसका 1529 में, तो दोस्तों जो विक्रमादित्य होता है, विक्रमादित्य और उदय सिंह की मां होती है कर्मावती, और उसका नाम उसे कर्णावती भी कह सकते हैं, कर्मावती भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वह कर्मावती होती है, वह अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए, यानी शासक बनाने के लिए बाबर से शरण लेती, बाबर से सहायता लेती हैं। तो देखिएगा यानी रानी कर्मावती, यानी कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए बाबर से सहायता लेती है। कौन? रानी कर्मावती। किससे सहायता लेती? बाबर से। क्यों लेती? अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए। दोस्तों शासक कौन बनता है? सांगा का पुत्र। लेकिन सांगा का पुत्र जरूर था, लेकिन वो कर्मावती का पुत्र नहीं था। कर्मावती के कितने पुत्र थे? कर्मावती के पुत्र 2 थे, विक्रमादित्य व महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। यानी रानी कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए किसका साथ लेती है, किसका सहयोग लेती है? तो वह लेती है बाबर का। और ये वही बाबर था खानवा के युद्ध में जब सांगा की पराजय का। तो लेकिन ये तो बन जाता है, शासक तो बन जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु कैसे होती है? दोस्तों एक बूंदी के एक शासक थे जिसका नाम था राव सुरजन सिंह या राव शत्रुशाल भी कह सकते हो, राव शत्रुशाल या राव सुरजन सिंह। तो राव सुरजन सिंह या आप शत्रुशाल भी कह सकते हो, शत्रुशाल। राव सुरजन सिंह व राव शत्रुशाल, यानी सुरजन सिंह शत्रुशाल दोनों एक ही। वह रतन सिंह कौन थे दोस्तों? राणा रतन सिंह के मध्य बूंदी में 1531 को आखेड़ के कारण युद्ध होता है और युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, राव सुरजन सिंह हड़ा कहाँ के थे? बूंदी के शासक थे। और राणा रतन सिंह दोनों के मध्य कहाँ पर युद्ध होता है और किस कारण युद्ध होता है? युद्ध होता है दोस्तों बूंदी में, और बूंदी के जंगल में होता है। और क्यों होता है? आखेड़ के कारण, यानी शिकार के कारण दोनों के मध्य में युद्ध होता है। शिकार के कारण यानी जो रतन सिंह होते हैं वो बूंदी में शिकार करने चले जाते हैं और दोनों के मध्य इस प्रकार से युद्ध होता है और इस युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। यानी दोनों की विजय पराजय कुछ नहीं होती और दोनों एक दूसरे के प्राण लेते हैं, यानी एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार से किसकी मृत्यु होती है? रतन सिंह की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों रतन सिंह की मृत्यु होती है। और रतन सिंह की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं वह शासक बनते हैं महाराणा विक्रमादित्य। और महाराणा विक्रमादित्य कौन थे? तो महाराणा विक्रमादित्य थे रानी कर्मावती के पुत्र व महाराणा सांगा के पुत्र। दोनों
माता पिता कौन थे इनके? महाराणा सांगा व हाड़ी रानी कर्मावती। और हाड़ी रानी कहाँ की थी? तो हाड़ी रानी थी बूंदी की। आगे देखिएगा इनके बारे में। आगे कौन शासक पड़ता है दोस्तों? ये शासक कौन था? ये शासक था रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद में जो शासक आता है उसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और अपन बात करेंगे विक्रमादित्य की। किसकी बात करेंगे अपन? विक्रमादित्य। इसके बारे में जो बात करने वाले हैं अपन विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य। और ये वही विक्रमादित्य था जिसकी हत्या करता है बनवीर। और ये बनवीर भी वही था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी यानी उसकी पटरानी पेमल देव का अनोरस पुत्र यह हत्या करता है। किसकी? विक्रमादित्य की। इसके बाद में जो शासक बनता है शासक देखिएगा। शासक कौन बनता है? तो शासक कौन बनता है इसके बाद में? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और शासक कब बनता है? ये शासक बनता है 1531 से 36। शासनकाल कब होता है इनका? 1531 से 1536 के मध्य इनका शासनकाल होता है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये सबसे महत्वपूर्ण इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये अल्पव्यवस्था में शासक बनते हैं। अल्पव्यवस्था में शासक बनते हैं तथा यानी इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चित्तौड़ का द्वितीय शाखा और चित्तौड़ का सबसे बड़ा शाखा जो 13,000 रानियों के साथ होता है। आगे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के माता पिता कौन थे? माता पिता तो दोस्तों माता थी कर्मावती। कर्मावती। वह पिता कौन थे? सांगा। कौन थे दोस्तों? पिता कौन थे? पिता इनके थे सांगा, महाराणा सांगा। दोस्तों इनके समय में जो युद्ध जो आक्रमण करता है वह करता है बहादुर शाह। यानी बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण। बहादुर शाह। बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण। बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण कब होता है? सन 1534 में। कब होता है दोस्तों? बहादुर शाह का जो प्रथम आक्रमण होता है वह होता है 1534 में। और जब जो रानी होती है, रानी कर्मावती होती है, वह इस आक्रमण में जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर दे देती हैं और वापस रवाना कर देती है। कहाँ पे? गुजरात में। वापस रवाना कहाँ कर देती हैं? गुजरात में। तो गुजरात में यानी इस युद्ध के दौरान इस युद्ध के दौरान कर्मावती बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर देकर वापस भेज देती है। वापस कहाँ भेज देती दोस्तों? वापस भेज देती गुजरात में। यानी एक बात समझिएगा, विक्रमादित्य शासक बनते हैं सन 1531 में और शासनकाल समाप्त होता है 1536 में। इनके शासनकाल में जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह आक्रमण करता है मेवाड़ पर। और क्यों करता है? क्योंकि चित्तौड़ पर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि चित्तौड़ जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वह एक तो दिल्ली के भी निकट आता था और वहां से गुजरात में भी जाया जा सकता है। यानी गुजरात व दिल्ली के मध्य जो एक यानी मतलब बात करें अपर स्टेट का कौन काम करता था? वह करता था चित्तौड़। इसलिए अधिकतर जो शासकों ने आक्रमण किया, अधिकतर आक्रमणकारियों ने जो आक्रमण किया वह चित्तौड़ पर किया। और चित्तौड़ कहाँ पे आता है दोस्तों? मेवाड़ में। यानी मेवाड़ की धरती पर चित्तौड़ स्थित है दोस्तों। यानी जो रणथंभौर की जागीर देकर वापस भेज देता। अब वापस दूसरी बार आक्रमण फिर करता है। कब करता है? यानी बहादुर शाह का द्वितीय आक्रमण। यानी प्रथम आक्रमण और द्वितीय आक्रमण। और यह कब होता है? यह होता है 1535 को। 1535 को। और इस आक्रमण में यह चित्तौड़ घेर लेता है। आगे देखिएगा, इसके बारे में आगे बात करते हैं अपन। अगर आप एक बार फिर से आपको मैं समझा दूं
माता पिता कौन थे विक्रमादित्य के? माता पिता थे कर्मावती व सांगा, माता पिता थे। इनके भाई था कौन था? राणा उदय सिंह इनके भाई थे, और राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण कब होता है? बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होता है सन 1534 में, और 1534 में आक्रमण करता है कौन? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को जो होती है कर्मावती रणथंभौर की जागीर देकर वापस भेज देती है। कहाँ पे? गुजरात में वापस भेज देती है। लेकिन सन 1535 में एक बार फिर से आक्रमण करता है कौन? बहादुर शाह एक बार फिर से आक्रमण करता है और चित्तौड़ को घेर लेता है। आगे देखिएगा। और इसी 1535 में होता है चित्तौड़ का सबसे बड़ा शाखा है, और यह था मेवाड़ का द्वितीय शाखा। आगे देखिए। मेवाड़ का द्वितीय शाखा देखिएगा। विक्रमादित्य थे शासक बनते। मेवाड़ का द्वितीय शाखा कब होता है? 1534-35। 1534-35 में मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है। जानकारी लेते हैं प्रथम शाखे की। और इस शाखे में आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह आक्रमणकारी था इस युद्ध में, शाखे में। दोस्तों जो शाखा होता है इसमें जो केसरिया करती है, इसमें केसरिया करती है कर्मावती, केसरिया करता है देवलिया। और देवलिया कहां पड़ता है दोस्तों? देवलिया पड़ता है प्रतापगढ़ में। देवलिया के बाघ सिंह कौन करते हैं? देवलिया के बाघ सिंह क्या करते हैं? जो केसरिया कौन करते हैं? देवलिया के बाघ सिंह। और जौहर कौन करती है? कर्मावती प्लस 13,000 रानियां। क्या 13,000 रानियां क्या करती है? जौहर करती है। यानी इस प्रकार से मेवाड़ का द्वितीय शाखा और मेवाड़ का सबसे बड़ा शाखा कौन होता है? आगे इसके बारे में अपन फुल डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि देखेगा। विक्रमादित्य के शासनकाल में आपको बताया 1531 से 36 तक होता है शासनकाल। 1534 और 35 में द्वितीय शाखा होता है। तो दोस्तों जब विक्रमादित्य यानी जो कर्मावती होती है, कर्मावती अपने पुत्रों उदय सिंह व विक्रमादित्य को अपने ननिहाल बूंदी भेज देती है। बूंदी भेज देती हैं दोस्तों जो कर्मावती होती है वो अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को कहां पर भेज देती हैं? तो बूंदी, जो इनका ननिहाल होता है विक्रमादित्य का और उदय सिंह का कहां पर ननिहाल होता है? तो बूंदी में ननिहाल होता है, और बूंदी में भेज देती है कौन? कर्मावती। और दोस्तों कर्मावती सुरक्षित अपने पुत्रों को बूंदी भेज देती हैं, और दोनों पुत्रों में जौहर कौन करता है? तो जौहर करता है रानी कर्मावती और 13,000 रानियों के साथ। और जो केसरिया करते हैं बाघ सिंह, देवलिया के राव बाघ सिंह करते हैं केसरिया। इस प्रकार से दोनों सेनाओं में युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो चित्तौड़ का जो द्वितीय शाखा था, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा वह सबसे बड़ा शाखा पूर्ण होता है। इस प्रकार से यानी पूर्ण होता है। और सन जो 1536 होती है, 1536 में दोस्तों जो विक्रमादित्य थे, और विक्रमादित्य की हत्या यानी सन 1536 में बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या कौन करता है? विक्रमादित्य की हत्या करता है बनवीर। और ये बनवीर था कौन दोस्तों? बनवीर कहाँ का था?
बनवीर मेवाड़ का ही था दोस्तों। बनवीर कौन था? बनवीर को मैंने आपने पढ़ाया अभी। बनवीर को जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, सिसोदिया की जो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी, यानी पत्नी थी, उपपत्नी थी, दासी थी, उसका नाम था पेमल दे। और इसी पेमल दे और पृथ्वीराज के संयोग से एक अनोरस पुत्र का जन्म होता है और वो पुत्र कहलाता है बनवीर। इसके बाद में सर्वेसर्वा कौन बन जाता है? सर्वेसर्वा बन जाता है बनवीर। और बनवीर की हत्या कौन करता है? बनवीर की हत्या करता है कौन? बनवीर की हत्या कौन करता है दोस्तों? बनवीर की हत्या करता है विक्रमादित्य। बनवीर किसकी हत्या करता है? तो बनवीर करता है विक्रमादित्य की हत्या। और क्यों करता है? मेवाड़ का शासक बनने के कारण। और दोस्तों यहाँ पर बनवीर की हत्या हो जाती है सन 1536 में। और इसके बाद में जो मेवाड़ का राणा बनता है, वह राणा कौन बनता है देखिएगा दोस्तों। इनके बाद में जो राणा बनता है, वह राणा बनता है बनवीर। और बनवीर राणा बनता है। थोड़ा सी जानकारी लेते हैं बनवीर के बारे में अपन। बनवीर के बारे में देखिएगा। बनवीर शासन काल क्या होता है दोस्तों इसका? 36 से 37। था कौन ये? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का अनोरस पुत्र। अनोरस पुत्र बनवीर कौन था? पृथ्वीराज जो सिसोदिया होता है उसका अनोरस पुत्र होता है। और दोस्तों इसके क्या क्या काम किए? यह यानी विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद, विक्रमादित्य की हत्या के बाद उदय सिंह को भी मारने का प्रयास करते हैं। मारने का प्रयास करता है। यानी जो ये बनवीर होता है, ये बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह को भी मारने का प्रयास करता है। क्योंकि जब दोनों वंश यानी वंश को खत्म करना चाहते हैं और खुद सर्वेसर्वा बनना चाहता है कौन? बनवीर। तो बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह को भी मारना चाहता है। लेकिन जो पन्नाधाय होती है, पन्नाधाय जो पन्नाधाय होती है दोस्तों, पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, यानी अपने जो इसका पुत्र होता है चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को कहां भेज देती है? उदय सिंह को कुंभलगढ़ में आशादेवपुरा के पास भेज देती है, सुरक्षित भेज देती है। यानी एक बार फिर से समझिएगा। जो पन्नाधाय होती कौन है दोस्तों? पन्नाधाय होती हैं जो राणा उदय सिंह थे उसकी धाय मां होती है। और दाई माँ होती हैं दोस्तों। और बहुत सी बार ये भी पूछा जाता है कि पन्नाधाय थी कौन? तो पन्नाधाय कौन थी? पन्नाधाय थी कुम्हेर गांव होता है, कुम्हेर गांव की गुज्जर जाति से थी कौन? पन्नाधाय। तो दोस्तों जो पन्नाधाय होती है वह अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को सुरक्षित कहां पर भेज देती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रबंधक कौन होता है? तो उस दुर्ग का प्रबंधक होता है आशादेवपुरा के पास सुरक्षित भेज देती हैं। लेकिन सबसे पहले जब कुंभलगढ़ भेजती हैं तब ये भेजती हैं देवलिया प्रतापगढ़ के बाद में जब ये डूंगरपुर भेज देती हैं। और डूंगरपुर के बाद में सीधा कहां पर भेज देती हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में आशादेवपुरा की शरण में। और वहीं पर राज्याभिषेक होता है किसका? महाराणा उदय सिंह। एक बार फिर से देखिएगा बनवीर किस प्रकार शासक बनता है? बनवीर शासक बनता है विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद। और ये कौन था? ये अनोरस पुत्र था किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य की हत्या कौन करता है? बनवीर करता है। और
हत्या करने के बाद शासक कौन बनता है? बनवीर बनता है। और बनवीर के कार्य कौन कौन थे दोस्तों? बनवीर था बनवीर, बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी, तुलजा भवानी मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। दोस्तों जो ये तुलजा भवानी थी यह शिवाजी की कुलदेवी थी, शिवाजी की कुलदेवी कौन थी? शिवाजी कुलदेवी। और शिवाजी की कुलदेवी थी तुलजा भवानी। और तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? एकमात्र मंदिर है तुलजा भवानी का, एकमात्र मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसका मंदिर है? तुलजा भवानी का। और तुलजा भवानी है कौन? तो ये शिवाजी की कुलदेवी है दोस्तों ये था बनवीर। बनवीर की हत्या कौन करता है? बनवीर की हत्या करता है उदय सिंह। और उदय सिंह सन 1537 में उदय सिंह बनवीर की हत्या कर देता है उदय सिंह, और फिर शासक बनते हैं उदय सिंह। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे अपन उदय सिंह के बारे में, कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।